नंदिनी सभी को गुड बाय बोलकर बाहर आई। कार्तिक गाड़ी में बैठे हुए ही उसी का इंतजार कर रहा था। नंदिनी को अकेला घर से बाहर आते देख उसने राहत की सांस ली। उसे तो सच में लगा था कि उसकी अब भोली बीबी सच में पूरी मंडली लेकर आएंगी। नंदिनी जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठी, कार्तिक बोला, क्या हुआ, तुम्हारी मंडली कहाँ रह गई? मंडली? नंदिनी ने कन्फ्यूजन में पूछा। हाँ, तुम्हारी प्रीति दी, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे। कार्तिक मुंह बनाते हुए बच्चों की तरह छिटकर बोला, अरे आपने मुझे बताया ही नहीं, उन्हें भी लेकर आना था। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ, कहकर उसने दरवाजे खोलने के लिए अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे से लगाया। कार्तिक उसके दूसरे हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदिनी पलटकर कार्तिक को देखते हुए बोली, वैसे भी आपसे बुरा है कौन? देखिए कितनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा है, दर्द हो रहा है मुझे। कार्तिक उसके हाथ को छोड़ देता है। नंदिनी भी दरवाजे को फिर से बंद करते हुए बोली, चलिए अब कहाँ लेकर जाएंगे आप मुझे, बताइए। कार्तिक पहले तो 2-4 गहरी सांस लेता है और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। वह अपना मूड नहीं खराब करना चाहता था। उसे एक तो जल्दी छुट्टी मिलती नहीं, वह छुट्टी लेकर खास सिर्फ नंदिनी के लिए उसे डेट को अरेंज करके रखा हुआ था। साथ में वह अपनी और नंदिनी के रिश्ते को भी अब शुरू करना चाहता था, कम से कम यह जानने के बाद कि नंदिनी को उसे पसंद करती हैं। कार्तिक अपनी तरफ से भी कुछ स्टेप्स बढ़ाना चाहता था। एक लड़की होकर नंदिनी स्वीकार कर चुकी कि रिश्ता रखना है और उसे कार्तिक पसंद है, लेकिन कार्तिक ने अब तक खुले शब्दों में नंदिनी से यह नहीं कहा था। कार्तिक गाड़ी लेकर चल पड़ा। ड्राइव करते हुए लगभग 35 मिनट तक हो गया था और अब वह लोग बीच की ओर गए थे। नंदिनी कार्तिक की तरफ मुड़कर बैठते हुए बोली, यह तो बीच का रास्ता है, क्या हम बीच पर जा रहे हैं? नंदिनी की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। नंदिनी भी मुस्कुराते हुए फिर से बैठ गई। क्या फ़र्क पड़ता है वह लोग कहाँ जा रहे हैं, वह दोनों साथ में हैं, उसके लिए तो यही बहुत ज़रूरी बात थी। कार्तिक ने कार रोकी और बाहर निकला। अब तक नंदिनी ने भी अपना सीट बेल्ट खोल लिया था। वो बाहर निकलती उससे पहले ही उसके सामने कार्तिक का हाथ था। नंदिनी एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाए कार्तिक के हाथ में अपना हाथ रख देती हैं। कार्तिक ने उसकी उंगलियों को प्यार से थामते हुए कार से बाहर निकलने में मदद की। अपनी साड़ी को ठीक करके नंदिनी 2 कदम आगे आई तो कार्तिक उसे और करीब खींचकर उसके कमर पर हाथ रखकर उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोला, ये हमारी पहली डेट है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की डेट हमारी लाइफ में आगे भी आए। नंदिनी सिर्फ मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे अपने सामने रोशनी से जगमगाता हुआ एक टेबल दिखाई दे रहा था। ये समुद्र का एक बीच था, एक किनारे पर जिसे चारों तरफ से सफ़ेद रंग के पर्दे लगाए रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था और चमचमाती हुई लाइट के बीच और लाल रंग के दिल वाले बलून्स मानो सच में किसी का धड़कता हुआ दिल लग रहा था। कार्तिक क्या कह रहा था अब नंदिनी सुन भी नहीं पा रही थी। वह तो बस इस इमेजिनेशन वाली दुनिया को देख ही रही थी। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों या फिर परियों की कहानियों में सुना था कि इस तरह के भी डेट हो, इस तरह के कोई डेट पर जाता है, पर उसका सपना तो सच में सच हो रहा था। कुछ कदम आते ही नंदिनी ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे रेत नहीं बल्कि रंग बिरंगे फूल हैं। उसने अपनी नज़रों को उस रोशनी से हटाकर अपने पैर की तरफ किया। लाल, सफ़ेद, पीले फूलों से जगह जगह पर सजाए गए थे। नंदिनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक उसी को देख रहा था। नंदिनी कार्तिक के हाथों को कसकर पकड़ लेती हैं। वह वहाँ तक आ गई थी जहाँ से उसे अंदर जाना था। चारों तरफ पर्दा होने के कारण कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। नंदिनी जैसे ही कार्तिक की तरफ पलटी, कार्तिक उसे अपने गोद में उठा लेता है। नंदिनी ने अपने हाथों को कार्तिक के गले में लपेटते हुए मुस्कुराकर कहा, यह बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वैसा जैसा सपनों में होता है, जैसे परियों की कहानी में होता है। कार्तिक आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम भी किसी परी से कम नहीं हो। परियां जादू करती हैं और देखो तुमने भी सब पे जादू किया है। कुछ दिनों में ही हर कोई घर में तुम्हारा फ़ैन हो गया है। कहते हुए अब तक वह अंदर आ चुका था। उसने नंदिनी को नीचे उतारा तो नंदिनी चारों तरफ मुड़कर गोल गोल घूमकर देख रही थी।
पर्दे जो हवा के साथ उड़ रहे थे और उस रोशनी के साथ खेल रहे थे। टेबल पर खूबसूरत सी रंग बिरंगे कैंडल्स उस हवा में भी जल रहा था। नंदिनी झट से पीछे की तरफ पलटी और कार्तिक के गले लगते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हो रही हूँ। कार्तिक ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब खींचा और कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें यह सब पसंद आया। नंदिनी कार्तिक के कंधों से अपना चेहरा बाहर निकालते हुए बोली, हम हमेशा इस तरह की डेट पर आएंगे। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। नंदिनी फिर से कार्तिक के कंधे पर अपना सर रखकर कुछ देर यूं ही खो गई। कुछ ही पल बाद दोनों गद्दे पर बैठते हुए कार्तिक अपने हाथ को एक बड़े से गोल तकिए के सहारे टेक लगाकर बैठा था, जबकि नंदिनी उसके पैरों को सोफा की तरफ अटका कर बैठी हुई थी। नंदिनी उस हवा को महसूस कर रही थी, वह मंद मंद हवा जो उसे पर्दों से लड़कर अंदर घुस रहे थे, नंदिनी के बालों को अपने साथ यहाँ से वहाँ डोलने पर मजबूर कर रहे थे। कार्तिक मुस्कुराकर उसे देख रहा था और सच में बहुत खूबसूरत थी। कार्तिक को यकीन नहीं होता था कि नंदिनी जैसी लड़की उसके जैसे इंसान को पसंद कर सकती हैं। कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो नंदिनी अपना हाथ कार्तिक के हाथों में दे दिया। कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर खींचता है तो नंदिनी उसके बगल में जाकर गिरती हैं। कार्तिक के हाथ पर अपने सर को रखे नंदिनी अब कार्तिक की आंखों में देख रही थी। कार्तिक को यकीन नहीं होता था कि नंदिनी जैसी लड़की उसके जैसे इंसान को पसंद कर सकती हैं। कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो नंदिनी अपना हाथ कार्तिक के हाथों में दे दिया। कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर खींचता है तो नंदिनी उसके बगल में जाकर गिरती हैं। कार्तिक के हाथ पर अपने सर रखे नंदिनी अब कार्तिक की आंखों में देख रही थी। क्या हुआ? नंदिनी ने प्यार से पूछा। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो? नंदिनी थोड़ी सी नटखट बनकर बोली, मतलब गुस्सैल मिस्टर कपूर मेरी तारीफ कर रहे हैं? कार्तिक उसके बात पर हंसकर बोला, अभी मैं तुम्हें किस एंगल से गुस्सैल नजर आता हूँ? कार्तिक के टी शर्ट के ऊपर बने हुए एक छोटे से प्रिंट को पकड़कर खींचते हुए नंदिनी बोली, अभी नहीं लग रहा, पर आप हो गुस्सैल, और वैसे ही गुस्से में सोचते नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कार्तिक समझ रहा था नंदिनी के बारे में, किस बारे में बात कर रही हैं। क्या हम आज भी इसी बारे में बात करेंगे? कार्तिक ने प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला। नंदिनी उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपने दोनों हाथों के बीच उसकी हथेलियों को जकड़ते हुए बोली, हम हर उस बारे में बात करेंगे जो आपके और मुझसे जुड़ा होगा, क्योंकि बिना बात किए कुछ भी नहीं ठीक होता। कार्तिक कुछ न बोल सिर्फ नंदिनी को देख रहा था। मिस्टर कपूर, एक वादा चाहिए मुझे आपसे। बोलो, तुम्हें जो चाहिए सब आज मानूंगा। कार्तिक अपने हाथ को थोड़ा ऊपर करके उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहता है, नंदिनी, कभी ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है तो पहले हमसे बात करेंगे। नंदिनी, मैं शर्मिंदा हूँ उसके डाइवोर्स पेपर वाली बात को लेकर। कार्तिक समझ रहा था वो कहना चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको कभी कुछ लगे या मेरे बारे में कुछ आपको जानना हो, कोई फैसला लेने से पहले आप एक बार मुझसे बात ज़रूर करें। नंदिनी कार्तिक को सोचता पाकर कहती है। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है, और याद रखिएगा मैं बार बार मौका नहीं देती। अब रूठी ना तो यह कैंडल लाइट डिनर भी नहीं मना पाएगा मुझे। कार्तिक उसके माथों पर अपने होठ रखते हुए बोला, तुम कितनी भी अब रूठ जाओ मैं मना लूँगा तुम्हें। नहीं मानूंगी मैं, नंदिनी ने थोड़ा ज़ोर से कहा। कार्तिक उसकी होठों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, अब रूठने नहीं दूंगा तुम्हें। इसी तरह का कैंडल लाइट अरेंज करूंगा और तुम्हें अपने पास ले आऊँगा। नंदिनी नाराज़गी से कार्तिक को थोड़ा पीछे करके उठकर बैठ गई और बोली, मतलब फिर ऐसा करेंगे? यह वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम पर कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, पर मैं यह वादा ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं कोई भी फैसला लेने से पहले तुमसे बात ज़रूर करूँगा। अब मेरी ज़िंदगी के सारे फैसले जो कि पर्सनल लाइफ से जुड़े होंगे, उसमें से तुम 50% की हकदार हो। तभी नंदिनी के कानों में बहुत ही स्लो लेकिन बहुत ही रोमांटिक म्यूजिक की आवाज़ आई। उसने चमकती आंखों से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक खड़ा होता है, अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसे भी अपने साथ उठाता है। नंदिनी के दोनों हाथों को उसने अपनी सीने पर रखा और उसकी कमर पर अपने हाथों को, और उस म्यूजिक के साथ दोनों अपने कदम से कदम मिलाने लगे।
मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर थी, जो ना कार्तिक के चेहरे पर से जा रही थी और ना ही नंदिनी के। कार्तिक भले ही रंभा के साथ पति पत्नी वाला जीवन जी चुका हो, लेकिन उसके और रंभा के बीच में कभी इस तरह का कुछ भी नहीं रहा। कार्तिक और रंभा दोनों ही भी लगभग एक ही मिजाज के थे, जिस कारण उनके बीच कभी नहीं बनी। एक दुख का मौका हटा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। म्यूजिक खत्म हुआ तो कार्तिक ने खाने की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाना खा ले। नंदिनी नाव में गर्दन हिलाई और कार्तिक के गले लगते हुए बोली, मुझे यहाँ से नहीं हिलना। कार्तिक ने झुककर नंदिनी की तरफ देखा, जो कि सच में बच्चों की तरह उसके सीने से लगी हुई थी। कार्तिक धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाता है। नंदिनी, जिसने अब तक अपनी आंखें बंद की हुई थी, कार्तिक ऐसा करते ही अपनी पलकों को ऊपर करती हैं और कार्तिक की आंखों में देखती हैं। कार्तिक नशीली आंखों से इस वक्त नंदिनी को ही देख रहा था। उसकी नज़रें इतनी इंटेंस लग रहा था मानो उसकी फीलिंग्स नंदिनी तक भी नहीं पहुंच रही हो। कार्तिक की आंखों में देखते ही कार्तिक की आंखों का नशा मानो नंदिनी में भी आ गया हो। कार्तिक बहुत ही इंटेंस नज़रों से नंदिनी के चेहरे को देख रहा था। नंदिनी कार्तिक की नज़र को चाहकर भी हटा नहीं पा रही थी, बल्कि उसकी खुद की नज़र भी कार्तिक की नज़रों से जैसे लगकर रह गई हो। कार्तिक का चेहरा नंदिनी की तरफ झुकने लगा और धीरे धीरे नंदिनी की आंखें बंद होती गई। प्यार का वह एहसास जिसे वह सच में जीना चाहती थी अपने मिस्टर कपूर के साथ, उसकी ज़िंदगी में आज आ चुका था। वह अपनी फर्स्ट किस को जितना यादगार बनाना चाहती थी, उसकी फर्स्ट किस उससे उतनी ही यादगार थी। इस क्षण को ना कार्तिक जीवन भर भूलता और ना ही नंदिनी। जब दोनों पहली बार एक दूसरे को पाने की फीलिंग्स में एक दूसरे की तरफ बढ़े थे, कुछ ही पल बाद अपनी सांसों को संभालते हुए दोनों एक दूसरे के गले लगे, अपनी आंखों को बंद किए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यहाँ प्रीति जब कमरे में आई तो सत्यम प्रीति से नाराज़ था। कार्तिक, जो कि कभी छुट्टी नहीं लेता था, बाहर जाना घूमना फिरना यह तो बहुत दूर की बात थी। आज जाने कितने दिनों बाद उसका भाई इस तरह की किसी डेट के लिए माना था। सत्यम इसके लिए खुश था, नंदिनी के कहने पर ही सही, पर प्रीति ने उन दोनों को डिस्टर्ब किया। इस बात को लेकर वो प्रीति से बात नहीं कर रहा था। कार्तिक, जो कि कभी छुट्टी नहीं लेता था, बाहर जाना घूमना फिरना यह तो बहुत दूर की बात थी। आज जाने कितने दिनों बाद उसका भाई इस तरह के किसी डेट के लिए माना था। सत्यम के लिए खुश था, नंदिनी के कहने पर ही सही, पर प्रीति ने उन दोनों को डिस्टर्ब किया। इस बात को लेकर वो प्रीति से बात नहीं कर रहा था। प्रीति यहाँ से वहाँ सत्यम को मनाते हुए घूमती फिर रही थी। गुस्से में सत्यम छत पर चला गया था। प्रीति बिस्तर पर बैठी हुए बोली, एक कार्तिक का बच्चा अभी खुद तो नंदिनी के साथ रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहा होगा और यहाँ मेरे नाइट बर्बाद कर दी। सत्यम मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं थोड़ी ना गई थी कुछ करने के लिए। नंदिनी बोला था आ जाओ। उसका भी चेहरा दुखी हो गया था। फिर नंदिनी की तरह प्रीति के दिमाग की भी बत्ती जली। अरे नंदिनी अपना डेट एंजॉय कर रही है तो मैं भी क्यों ना अपना डेट एंजॉय करूं। उसने एक शॉर्ट ड्रेस निकाली जो आजकल वह नहीं पहना करती थी। दोनों बच्चे के हो जाने के कारण उसने थोड़ा सा वेट पुल ऑन किया था और इस कारण से अब यह ड्रेस पहनकर अपने ससुर के सामने जाते हुए अच्छा नहीं लगता था। इस वक्त सभी सो रहे थे, इसलिए प्रीति वह कपड़ा पहनकर आईने में अपने आप को देखती हैं और फिर थोड़ा बहुत मेकअप करके उसने मोबाइल हाथ में लिया और छत की ओर बढ़ गई। सत्यम इस वक्त छत के रेलिंग से टिककर खड़ा था। वह जानता था वह नाराज़ होकर आया है, प्रीति मनाने ज़रूर आएंगी और उसी का इंतज़ार कर रहा था। लड़कर भले ही आ गया हूँ, लेकिन तुम आओगी प्रीति। वह इस बात का इंतज़ार ज़रूर कर रहा था कि उसकी बीवी उसे मना लेंगे। तभी उसे छत पर किसी के आने की आहट महसूस हुई और वह दूसरी तरफ पलटकर अपने चेहरे पर फिर से गुस्सा ले आया। कदमों की आहट धीरे धीरे सत्यम के करीब आई। इस परफ्यूम की खुशबू को सत्यम पहचानता था। ये प्रीति की खुशबू थी। प्रीति सत्यम के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। सत्यम ने महसूस किया कि प्रीति ने अपना माथा सत्यम के पीठ से सटा दिया था। प्रीति ने अपने हाथों को सत्यम के सीने पर रखा और उसके गले लगते हुए बोली, नंदिनी के कहने पर किया यह सब। वह खुद परेशान करना चाहती थी कार्तिक को, क्योंकि कार्तिक उसे बहुत परेशान कर रहा था। अब आप नाराज़ हो रहे हो,
प्लीज मान जाओ ना। सत्यम मुस्कुरा रहा था। वो जानता था प्रीति से बात किए बगैर वह नहीं रह सकती। उम्र भले ही बढ़ गई थी, लेकिन उसके बच्चे वाले बचपना अभी भी प्रीति के अंदर था। सत्यम थोड़ा सा गंभीर था, जबकि प्रीति थोड़ी सी नटखट। शायद इसलिए इन दोनों की जोड़ी हमेशा एक दूसरे को कंप्लीट करती थी। सत्यम प्रीति की तरफ पलटा। एक नी लेंथ ड्रेस पहने प्रीति उसके सामने खड़ी थी। उसके पतले से स्ट्रिप की तरफ इशारा करते हुए सत्यम ने कहा, यह तुम्हारे पास अब भी है? प्रीति मुस्कुराकर सत्यम की तरफ देखते हुए बोली, आपने गिफ्ट की थी, यह तो पूरी जिंदगी मेरे पास रहेगा। पहनती नहीं अब तुम यह सब? प्रीति को अपने करीब खींचा। माँ पापा रहते हैं, दादी माँ को अच्छा नहीं लगेगा, आपको कैसा लगा? प्रीति बोली, मुझे तो तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो। आप नाराज नहीं है मुझसे? आपकी कसम, नंदिनी ने खुद कॉल किया था मुझे आने के लिए। मैं भरोसा करता हूँ तुम पर। तुम्हें मेरी कसम खाने की ज़रूरत नहीं। सत्यम की बात सुनते ही प्रीति उसके गले से लिपट गई। उनकी शादी को 10 साल हो गया था, लेकिन प्यार आज भी उतना ही है, शायद बढ़ ही गया है। बीच जहाँ पर खाना पीना छोड़कर कार्तिक नंदिनी एक दूसरे के आगोश में आसमान के चांद को देख रहे थे, तो वह कपूर हाउस में छत पर खड़ा सत्यम प्रीति को अपने सीने से लगाए अपने चांद को निहार रहा था। तुम्हें पता है, थोड़ी सी मोटी हो गई हो। ये जो तुम्हारा गाल है ना, कहते हुए सत्यम ने उसके गाल को पकड़कर खींचा और बोला, ये बिल्कुल रसगुल्ले की जैसा लग रहा है। प्रीति अपना मुंह बनाते हुए बोली, मोटी नहीं हुई हूँ मैं, बस थोड़ी सी मेरे गाल चबी हो गए हैं। और ज़्यादा मोटा बोला ना, मुझे कल से डाइटिंग स्टार्ट कर दूंगी। नहीं, डाइटिंग का नाम सुनते ही सत्यम बोल पड़ा। एक बार किया था प्रीति ने डाइटिंग, हर घंटे यहाँ से वहाँ बेहोश होते हुए गिर रही थी। तब से सत्यम हमेशा प्रीति के खाने पीने का ध्यान रखने लगा था। कार्तिक और नंदिनी की आधी रात वहाँ उस बीच पर कैंडल लाइट डिनर के नाम पर बीती, तो यहाँ प्रीति और सत्यम की रात छत पर बीत गई। रात के 2 बजे कार्तिक और नंदिनी घर आए थे। कमरे में आते ही नंदिनी झट से वॉशरूम में घुस गई। उसने जल्दी जल्दी चेंज किया और इससे पहले कि कार्तिक चेंज करके बाहर आता, वो बिस्तर पर जाकर दुबक्कर सो गई। कार्तिक अब तक चेंज करके बाहर आया। कार्तिक देखता है कि नंदिनी अपनी आंखें बंद किए हुए सोई हुई हैं। नंदिनी के इस घबराहट को वह समझ सकता था और इस बात का सम्मान भी करता था। उसे भी कोई जल्दी नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ करना चाहता था कि नंदिनी अनकंफर्टेबल हो या फिर नाराज हो। ऑलरेडी उसने नंदिनी को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका था बीच पर, इसलिए उसने आज नंदिनी को और ज़्यादा परेशान न करने का सोच उसे चैन से सोने दिया। कार्तिक दुनिया के लिए पहले कितने गुस्सैल क्यों ना हो, लेकिन वो नंदिनी के लिए बदल रहा था। घर के बाहर तक शेर की तरह दहाड़ने वाला आदमी नंदिनी के सामने बिल्कुल बिल्ली बन रहा था। नंदिनी इस बात को नोटिस भी कर रही थी और उसे खुशी भी थी कि कार्तिक खुद नंदिनी को स्वीकारना चाहता है। बातें, छेड़छाड़ और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने पर शुरू हो चुका था। कार्तिक ऐसा एक मौका नहीं छोड़ता था जब उसे नंदिनी को छेड़ने का मौका मिला हो, लेकिन अभी भी दूरियां थी दोनों के बीच। कुछ दिनों में ही कोर्ट का फैसला भी आ गया और बच्चे की कस्टडी कार्तिक और नंदिनी को दे दी गई। रंभा इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ी हुई थी। इन सब के लिए कहीं न कहीं नंदिनी को जिम्मेदार समझ रही थी। रंभा के इस बदले हुए मिजाज का असर रंभा के उसके बॉयफ्रेंड के साथ वाले रिश्ते पर भी आ रहा था। रंभा का चिड़चिड़ापन पहले भी उसके बॉयफ्रेंड रॉबिन को परेशान करता था, लेकिन वह फिर भी उसके नखरे उठा लिया करता था। मगर वक्त के साथ रंभा का चिड़चिड़ापन, खास करके केस हारने के बाद रंभा का चिड़चिड़ापन, अब उन दोनों के बीच में खटास आने लगी थी। रॉबिन का अब रंभा के करीब रहने का सिर्फ यही मकसद था कि रंभा शहर के एक अमीर आदमी की बेटी थी। रॉबिन कंपनी में हाई पोस्ट पर था, सैलरी अच्छी थी, लेकिन रंभा के मुकाबले वो जानता था कि उसकी फाइनेंशियली हैसियत कुछ नहीं है। नंदिनी के मायके में भी एक खुशखबरी आई। मोना लौटकर वापस आ गई थी, या कहें कि उसने अपने माता पिता ने उसे ढूंढ लिया था। वह अपने कॉलेज के एक लड़के निशांत के साथ रह रही थी। जब रघुवीर जी को यह पता चला तो उन्होंने अपने भाई से बात करके निशांत के माता पिता से मिलने गए। दोनों साथ में रह रहे थे। अलग करने का मतलब होता कि दोनों बगावत पर उतारू हो जाते। सबसे बेहतर यही था कि
उन दोनों की शादी करवा दी जाती। निशांत ने शादी करने के लिए 2 महीने का वक्त मांगा क्योंकि इन सब के बीच वह घर लेना चाहता था। अभी जिस घर में रहता था उसका रेंटल अपार्टमेंट था और शादी करने से पहले उसका मकसद अपना कर लेना था। परिवार वाले इस बात को मान जाते हैं। नंदिनी कल रात से ही कार्तिक से बात कर रही थी। कार्तिक उसे खूब मनाने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी को अपने पापा के घर जाना था क्योंकि उसके मामा की बेटी की शादी थी। अर्पित 2 बार आकर उसे लेने के लिए आ चुका था, लेकिन दोनों बार कार्तिक यह कहकर उसे वापस भेज देता कि वह खुद नंदिनी को छोड़ने के लिए आएगा। 2 दिन बीत जाने पर अर्पित फिर से आया। कार्तिक ने उसे फिर से यही कहकर लौटा दिया कि 2 दिन बाद नंदिनी को छोड़ने आएगा और 2 दिन बीत गए। नंदिनी अभी भी अपने ससुराल में थी और कार्तिक उसे ना भेजने के बहाने ढूंढ रहा था। माताजी से बात करने पर पता चला कि सारे मेहमान अब आ चुके हैं, इसलिए अब नंदिनी ने सोच लिया कि अब वह कार्तिक से बात नहीं करेगी। नंदिनी प्लीज़ यार ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना अब तुम्हारी आदत हो गई है, तुमसे बात किए बगैर रहा नहीं जाता। कार्तिक नंदिनी को मनाते हुए बोला, अच्छा और मुझे मेरे भाई के शादी में नहीं जाने दे रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? नंदिनी फिर से जाकर बिस्तर पर मुंह फुलाकर बैठते हुए बोली, अभी इतनी जल्दी कौन आता है शादी में, 5 दिन है अभी। एक आपकी शादी में आपकी बहनें कितने दिन पहले आई थी? 15 दिन बोलकर कार्तिक खुद ही फंस गया। 15 दिन पहले आपकी बहन आपकी शादी में आई थी, लेकिन मैं 5 दिन में मेरे भाई की शादी है और आज भी मैं यहीं पर हूँ। कार्तिक उन दोनों के हाथ को पकड़कर अपने करीब खींचता है। नंदिनी उसके गोद में बैठ चुकी थी। अब धीरे धीरे झिझक कम हो गई थी दोनों में। मन नहीं करता तुम्हें भेजने का, एक दिन के लिए भी नहीं, कार्तिक ने कहा। नंदिनी ने कार्तिक की तरफ देखा जो सच में बहुत उदास नजर आ रहा था। लेकिन शादी भी हमें तो जाना होता है ना, तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा जैसे आप अब तक रहते थे। तुम नहीं मिली थी ना तब तक। एक काम करो, अभी चलो तुम्हारे साथ। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ मेरे साथ रहने के, लोग क्या बोलेंगे? लोग तो यही बोलेंगे कि कितना प्यार करता है। ओह हेलो, ऐसा कुछ नहीं होता, उल्टा लोग चिढ़ाते हैं। आपको क्या पता कितनी शादी में आप गए हो, मुझसे पूछो। मेरी इतनी रिश्तेदार की शादी होती है। नंदिनी ने अपनी पीठ खुद थपथपाई। तो तुम नहीं मानोगी, मुझे लेकर नहीं चलोगी? नंदिनी नामे अपनी गर्दन हिला देती हैं। आज तुम्हें जाना ही है, कार्तिक ने कहा। उसने जोर से हाँ में अपनी गर्दन हिलाया और कार्तिक के गले में अपनी बाह डालते हुए बोली, आप शादी वाले दिन आ जाना, हम दोनों साथ में शादी देखेंगे, अच्छे अच्छे खाने खाएंगे और फिर मैं आपके साथ घर आ जाऊंगी। नंदिनी अपनी गर्दन को तिरछा करके कार्तिक की आंखों में देखती हैं। उसका भोलापन जो कार्तिक को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। समझदार वह कम नहीं थी, कार्तिक से कई ज़्यादा समझदार थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही इनोसेंस था जो कि बाकी लड़कियों से अलग बनाता था। कार्तिक उसके सर को अपने करीब खींचकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, तैयार हो जाओ, मैं अपनी जान को खुद उसके मायके छोड़कर आऊँगा। जान? इंटरेस्टेड मिस्टर कपूर? कार्तिक की जान कहने पर नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, तुम मुझे मिस्टर कपूर बुलाती हो तो मैंने सोचा मैं तुम्हें एक कोई नाम दे दूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप यह नाम सबके सामने बुला पाओगे? तुम्हें क्या लगता है मैं डरता हूँ किसी से? कार्तिक ने नज़रें छोटी करके कहा, नहीं, आप डरते तो नहीं हो। चलो ठीक है, आपने अगर मुझे 5 टाइम्स इस जान नाम से बुला लिया ना तो लोगों के बीच आई एम श्योर जो आप कहोगे मैं मानूंगी। कार्तिक उसके इंटेंस नज़र को देखते हुए बोला, तुम श्योर हो कि मैं जो कहूँगा तुम मानोगी? कहते कहते कार्तिक की नज़र नंदिनी के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर आकर रुक गई। नंदिनी बखूबी महसूस कर रही थी कि कार्तिक कहाँ देख रहा है। नंदिनी ने राइट हैंड आगे कर दिया। कार्तिक उसके हाथों में अपना हाथ डालते हुए कहा, 5 बार सबके सामने, उसके बाद मैं जो कहूँगा। नंदिनी मुस्कुराकर अपनी पलकें झपकाकर बड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाकर बोली, डन डना डन डन। कार्तिक उसके गाल पर किस करके उठता है और साथ चलने के लिए कहता है। नंदिनी जो कि अपना बैग कब से पैक करके बैठी हुई थी, अपने बैग लेकर बाहर निकल जाती हैं। नंदिनी अपना सूटकेस
बाहर निकालती हैं तो कार्तिक उसके हाथ से ट्रॉली बैग लेकर आगे बढ़ते हुए डाइनिंग टेबल के पास आकर रुक जाता है। जल्दी से नंदिनी अपने मनपसंद सलवार सूट पहनकर बाहर आई। आज मायके जाने की खुशी में उसने खूब भर भर के मेकअप किया था। कार्तिक उसकी तरफ देख रहा था, जिसके चेहरे पर चमक तो हमेशा ही रहती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही थी। क्या बात है नंदिनी, बहुत खुश लग रही हैं। सीता देवी बोली। फाइनली मिस्टर कपूर मुझे मामा के घर लेकर जा रहे हैं, कहकर उसने सीता देवी की ओर देखा। घर में हर कोई हैरान था। कार्तिक मान गया है नंदिनी को मामा के पास ले जाने के लिए। अब तक तो सब कह रहा था कि शादी वाले दिन जाएंगी। अब सब चुप थे, लेकिन मजाल है कि प्रीति चुप रह जाए। ओह क्या बात है कार्तिक कपूर, आप बदल रहे हैं, कहकर प्रीति ने अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके अपने दोनों गाल पर हाथ रखकर कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक गुस्से से पहले प्रीति की ओर देखा और फिर पलट कर नंदिनी को देखते हुए बोला, तुम जाना चाहती हो या नहीं? क्या तुम मामा के घर जाना चाहती हो ना? कार्तिक गुस्से से नंदिनी से बोला, जाना है जाना है जाना है। और फिर उसने प्लेट में खाने के लिए बैठ जाती हैं। सभी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। 6 दिनों से उसका बैग पैक करके रखा हुआ था। घर का हर कोई उसे छोड़ने के लिए जाने को तैयार था और उसे भेजने को भी तैयार था, मगर कार्तिक की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कह रहा था। यहाँ तक कि नंदिनी भी कार्तिक नाराज ना हो जाए इसलिए ज़बरदस्ती नहीं जा रही थी। कार्तिक उसे छोड़ने के लिए मामा के घर जा चुका था। गाड़ी रोककर जब वह गाड़ी से बाहर निकला तो अंदर 2 नौकर भागते हुए आए। एक ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो दूसरे ने बैग निकालने में मदद की। घर को लगभग सजा लिया गया था। मेहमानों का जमावड़ा कल से ही आ गया था और रिश्तेदारों से भरा पूरा घर होने के कारण घर में शोर शराबे की आवाज़ भरपूर आ रही थी। आप अंदर आएंगे? नंदिनी ने कहा। तुम चाहती हो मैं आऊँ? कार्तिक ने नंदिनी से सवाल पूछ लिया। अगर मैं कहूँ मैं चाहती हूँ तो आप अंदर चलेंगे मेरे साथ? कार्तिक नंदिनी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर घर के अंदर की ओर बढ़ गया। ऐसे हाथ पकड़कर नहीं, कार्तिक जो कि नंदिनी का हाथ पकड़े हुए चल रहा था। नंदिनी ने अपने हाथों को खींचते हुए कहा, क्यों समझते नहीं हो आप? अंदर बड़े लोग होंगे, अच्छा लगेगा क्या? मुझसे बड़ा कौन होगा वहाँ पर? आई एम द कार्तिक कपूर। कार्तिक ने फिर से नंदिनी का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा, ओ मिस्टर कपूर, मैं उम्र में बड़ों की बातें कर रही हूँ। नंदिनी ने अपने हाथ को चुराकर झट से अंदर की तरफ भागते हुए बोली। रघुवीर जी, उनको नंदिनी ने पहले ही बता दिया था कि वह आने वाली है। झट से आगे बढ़कर आए। कार्तिक उसके पैर छूकर उनके गले लगता है और नंदिनी अपने पापा से लिपट जाती हैं। एक एक करके घर के सभी लोग बाहर आए। एक दामाद का जैसा सत्कार उसने ससुराल में होता है, बिल्कुल वैसे ही कार्तिक के लिए भी था। 10 मिनट रुककर कार्तिक नंदिनी को हाथ दिखाकर बाय करता है और वहाँ से निकल जाता है। इस भीड़ में बैठी हुई थी मोना, जो शादी में शामिल होने के लिए आई थी। कार्तिक जब से आया था वह कार्तिक को ही देख रही थी। पूरी दुनिया जानती थी कि कार्तिक कितना गुस्सैल है, लेकिन अभी जो कार्तिक आया था और चेहरे से तो गुस्सा लग नहीं रहा था। और फिर इतने सारे लोगों के बीच में बिना मतलब का कौन गुस्सा करता है। कार्तिक के जाते ही नंदिनी सबसे मिली और फिर आकर मोना से भी मिलकर उसके बगल में बैठते हुए उससे बातें करने लगी। मोना की माँ बोली, बड़ा अच्छा लगा कार्तिक तुम्हें छोड़ने आए, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तेरे चेहरे पर खुशी देखकर। नंदिनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर रह गई। तो एक और रिश्तेदार जो पास में बैठी हुई थी वह बोली, खुश तो रहेगी ही, आखिर इतने अमीर घर की बहू जो बन गई हैं। मोना बोली, हाँ पैसा तो है उसके पास। मोना ने नंदिनी को एक बार ऊपर से लेकर नीचे की तरफ देखते हुए कहा, कपड़े गहने सब कुछ तो है, लेकिन कार्तिक और कितना गुस्सा है, क्या यह हम सब जानते नहीं? और इन चीज़ों की उम्र में यह फ़र्क है। नंदिनी समझ रही थी कि कार्तिक का गुस्सा पूरी दुनिया में बदनाम है, इसलिए उसे मोना की बात का बुरा नहीं लगा। वह मुस्कुराते हुए बोली, दीदी गुस्सा ज़रूर करते हैं, लेकिन वह भी हमारी तरह ही हैं। वह भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, बस गुस्सा करके उतर जाया करते हैं। नंदिनी अपनी 2 उंगलियों को थोड़ा सा साइन करके बोली, आज इतनी खुशकिस्मत हमारी मोना भी होती, मगर क्या करे, कहकर मोना की माँ उदास हो गई। मोना अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए बोली, कुछ भी मत बोलो माँ, उस गुस्सैल आदमी से शादी करने से बेहतर था कि मैं चली गई वहाँ से। कम आज मेरे पास रॉबिन तो है।
नंदिनी को ही मुबारक हो उसका गुस्सैल पति। जिस लहजे से मोना ने यह कहा नंदिनी को भी मुबारक हो उस गुस्सैल पति, नंदिनी को ऐसा लगा मानो जैसे वो कार्तिक का इंसल्ट कर रही हो, मगर उसके अंदर इतनी समझ थी कि वह लोगों के बीच बैठकर न सिर्फ अपने बल्कि कपूर परिवार की मान मर्यादा बनाए रखे। वह मुस्कुराकर बोली, दीदी, जिंदगी भर के लिए तुम्हारे शुक्रगुजार रहूंगी मैं कि तुम चली गई और मेरे ज़िंदगी में मिस्टर कपूर आ गए। इतना अच्छा पति और इतना अच्छा परिवार और साथ में 2 प्यारे प्यारे बच्चे मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मिला। थैंक यू सो मच। नंदिनी मुस्कुरा रही थी और आपस के लोग यह समझ रहे थे कि जो वह कह रही है बस यूं ही नहीं कह रही, बल्कि मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। यहाँ कार्तिक नंदिनी को छोड़कर घर आ चुका था। अपने ऑफिस में काम करते करते वह यही सोच रहा था कि शाम को घर जाएगा तो नंदिनी नहीं होगी। वह कुछ सोच रहा था। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाया और एक आइडिया उसके दिमाग में आया। वह भले ही उसके साथ रह नहीं सकता था, लेकिन वह मिल तो सकता था। और यूं ही अगर उसके घर पहुंच जाता तो लोगों को अजीब लगता, लेकिन अब पूरे ताम झाम के साथ ऐसे जाता, किसी को ऐसा भी नहीं लगता कि कार्तिक नंदिनी से मिलने आया है और उसका नंदिनी से मिलना भी हो जाता। क्या आप कमेंट्स करने जाते हैं तो क्या आपको वहाँ पर एक हाइप वाला ऑप्शन दिखाई देता है? अगर हाँ तो उसको कर दीजिए और कमेंट्स करके बताइए हाँ दिख गया और मैंने कर दिया। और आपके बस इतना करने से मुझे पॉइंट्स मिलेंगे और ये कहानी आगे बढ़ पाएंगी।